नमस्कार दोस्तों। आज त्वरित दोहरान श्रृंखला जो हमने शुरू की थी उसके चौथे सत्र में हम सभी उपस्थित हैं और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं भाषा, व्याकरण और जनसंचार जो हमारे पाठ्यक्रम के टॉपिक्स रह गए हैं उन पर। तो ये है दोस्तों त्वरित दोहरान भाग 4 और मुझे तो आप जानते ही हैं रोज रोज क्या अपना नाम का बखान करना, तो आज मेरा मूड नहीं है इस बात को कहने का। तो हम शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और विवादास्पद प्रश्न, विवादास्पद क्यों कह रही हूं? इसलिए कि आप लोगों के बीच ये काफी चर्चा का विषय रहा, इसलिए तो आज इस प्रश्न के जरिए मैं आप सबको पूरी तरह से ये स्पष्ट करके बता दूंगी कि क्या कौन सा समय है और ये क्यों है। तो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का समय माना गया है, यानी हमें वो समय यहाँ विकल्पों में से चुनना है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का माना गया है। पहला विकल्प है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, दूसरा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, तीसरा है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक और चौथा है 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दोस्तों एक बात, आपको कोई भी सन या संवत हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ईसा पूर्व पहले आता है और जब एक ईसा पूर्व आ जाता है और ईसा पूर्व में घटते क्रम में गिनती होती है, यानी 1500 है तो उसके बाद 1499 वर्ष आएगा, 1499 ईसा पूर्व आएगा, फिर 1498 आएगा। इस तरह से करते करते जब एक ईसा पूर्व तिथि आ जाएगी उसके बाद जो शुरू होगा वो एक ईसवी सन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का माना गया है, क्योंकि दोस्तों इतिहासकारों का मानना है, अनुमानित है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और वे अपने साथ वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो मूल स्रोत है यानी वैदिक संस्कृत उसे लेकर आए थे और उसी तिथि से भारतीय आर्य भाषाओं का यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को माना गया है। और इसी से आगे फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। इसकी और विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो उत्तर हुआ इस प्रश्न का बी। अब इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए जो नोट्स हैं दोस्तों हिंदी भाषा के, उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आप लोगों के बीच भ्रम रहा और शायद मुझसे कैसे ये गलती नज़रअंदाज हो गई, इसके लिए मैं सचमुच बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और ये समस्या ही खड़ी नहीं होती संभवतः अगर वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई होती। तो स्मरणीय बिंदु क्या है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी भाषाओं के विकास का जो मूल क्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उसके बाद आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो 500 ईसा पूर्व में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं समाप्त हो रही हैं और मध्यकालीन यानी 500 ईसा पूर्व से शुरू हो रही हैं और 1000 ईस्वी आ गया है। ये ध्यान रखेंगे आप। 500 ईसा पूर्व के बाद दोस्तों जब 499 ईसा पूर्व आया होगा और उसके बाद एक ईसा पूर्व ऐसे घटते क्रम में आया होगा, उसके बाद एक ईस्वी और उसके बाद फिर 1000 वर्ष, और आपको ये ध्यान रखना है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक निरंतर विकासमान है। इस क्रम को, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। अब बात आती है प्राचीन भारतीय, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर रहे हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं सिर्फ दो हैं दोस्तों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली, जिसमें वेदों की रचना की गई। लौकिक संस्कृत, वेद और वेदांग आदि सब जो लिखे गए उनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। लेकिन कालिदास आदि संस्कृत के कवियों ने जिस भाषा को अपनाया वो दोस्तों वैदिक संस्कृत नहीं है।
भाषा के विषय में आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। कैसे? जैसे नदी का पानी ऊंचाई से और हमेशा ढलान की तरफ जाता है। तो जो लोक भाषा होती है वो लोक भाषा सरल होती है, इसलिए थोड़े समय बाद वही लोक भाषा साहित्यिक भाषा का स्थान ले लेती है, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य होता है अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना, अधिकांश लोगों तक पहुंचाना। तो वो भाषा जो कठिन मालूम होती है साहित्य की, उसे छोड़कर वो जन भाषा को अपनाते हैं। तो इस प्रकार ये क्रम निरंतर चलता रहता है। वही स्थिति यहां हुई कि जब वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए तो लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। कुछ समय बाद ये महसूस किया गया कि वैदिक संस्कृत बहुत कठिन है, ज्यादा लोग साहित्य को समझ नहीं पा रहे हैं, तो लौकिक संस्कृत में साहित्य लिखा गया। और उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इसी प्रकार साहित्यिक भाषाओं के रूप में सामने आई। पहले वे जन भाषा थी, उसके बाद वे साहित्यिक भाषा बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व तक है, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। अब आती है मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी आ गया है यहां पर, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो भी तिथियां चलेंगी वो ईस्वी में ही चलेंगी, ईसा पूर्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। प्राकृत आती है 1 ईस्वी से 500, क्योंकि विद्वानों ने प्रत्येक भाषा का जो अनुमानित समय है वो 500 वर्ष का माना है। लेकिन दोस्तों, भाषा एकदम से चलन से बाहर नहीं होती है, क्योंकि भाषा की अपनी एक विकास की, एक गति की प्रक्रिया होती है और वो धीरे धीरे चलन से बाहर होती है। तो इसलिए ये अनुमानित समय है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ईस्वी आते ही पाली का प्रयोग बंद हो गया और प्राकृत शुरू हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जब पाली चल रही थी उसी समय प्राकृत जन भाषा के रूप में विद्यमान थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसा भी है दोस्तों, आपको ये भी कहीं पढ़ने को मिलेगा, कुछ लोग पाली शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते और वे प्राकृत प्रथम और प्राकृत द्वितीय भी कहते हैं, यानी पाली को भी वे प्राकृत के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, सब एक ही बात है। अब प्राकृत आती है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश आती है 500 से 1000 ईस्वी तक। और ये जो 1000 ईस्वी है दोस्तों, ये हिंदी के जन्म का वर्ष है। अब हिंदी से यहां पर तात्पर्य खड़ी बोली हिंदी नहीं है, बल्कि ब्रज, अवधी, मैथिली आदि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो यहां विकसित हुई और धीरे धीरे वो साहित्यिक भाषा का स्थान पाती गई। पहले वो जन भाषा थी, लोक भाषा थी, जैसे पूर्ववर्ती भाषाओं के साथ हुआ। तो हिंदी के जन्म का विषय वर्ष का मतलब है खड़ी बोली का जन्म नहीं, बल्कि अवधी, ब्रज भाषा आदि क्षेत्रीय भाषाओं के जन्म का वर्ष। इसके बाद एक भाषा अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक और भाषा, एक संधिकालीन भाषा जन्म लेती है, उसका नाम है अवहट्ट। और इसका समय माना जब अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी और क्षेत्रीय भाषाएं लोक प्रचलित थी, यानी जन भाषा थी। उसी समय एक और भाषा 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास जन्म लिया इस भाषा ने, और इसे अवहट्ट कहा गया है। कुछ लोग इसको अवहट्ट नाम देते हैं, कुछ लोग इसे अपभ्रंश का ही अंग मानते हैं। तो आपको अवहट्ट का नाम पता होना चाहिए। परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी संधिकालीन भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की संधिकालीन भाषा अवहट्ट है। अब आता है दूसरा प्रश्न। आदिकाल की भाषा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान हैं। ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी कामता प्रसाद गुरु, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने उसने कहा था कहानी लिखी और 2-3 निबंध लिखे, यानी बहुत कम रचनाएं लिखी, लेकिन वे अपनी कीर्ति, इतना यश उन्हें मिला साहित्य में, बहुत सम्मान उनको मिला गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अनुपम कृतियां हमें दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दोस्तों नागरी पत्रिका, प्रचारिणी पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके नए विशेषांक के भाग 2 में एक लेख लिखा पुरानी हिंदी नाम से, और उसी में उन्होंने अपभ्रंश को, आदिकाल की जो भाषा है अपभ्रंश, उसको पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया। इसको स्मरणीय बिंदुओं में भी यहां प्रस्तुत कर दिया गया है, ताकि आप पीडीएफ जब निकालें तो आपको ये मिले। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका नवीन संस्करण भाग 2 में प्रकाशित अपने पुरानी हिंदी नामक लेख में उत्तर अपभ्रंश को, उत्तर अपभ्रंश क्या है ये उत्तर अपभ्रंश ही अवहट्ट है, पुरानी हिंदी कहा है। इस बात को आपको भूलना नहीं है।
तीसरा प्रश्न, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्पष्ट रूप से ये प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी का उदय हुआ, ये कथन ऐसा का ऐसा लिखा है, प्रस्तुत किया है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। पश्चिमोत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत भाषा बोली जाती थी? मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, शौरसैनी प्राकृत या पैशाची प्राकृत? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पश्चिमोत्तर प्रदेश का मतलब हुआ भारत का पंजाब और भूतपूर्व जो पाकिस्तान में चला गया वो क्षेत्र, ये पश्चिमोत्तर प्रदेश कहलाता है। और इस क्षेत्र में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? पैशाची प्राकृत। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ डी। अब थोड़ा सा मैं जरूरी समझती हूं दोस्तों कि यदि पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा के विषय में प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो अन्य भाषाओं, अन्य प्राकृत के रूपों के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये स्मरणीय बिंदु है इनके विषय में। साहित्यिक महत्व की किस दृष्टि से इन प्राकृत के भेद, 5 जो भेद हैं, उनको 5 भेदों में प्राकृत भाषा को कैसे बांटा गया? भाषा की दृष्टि से, भाषागत विशेषताओं की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से। साहित्यिक महत्व की दृष्टि से प्राकृत के 5 भेद माने गए। पहला पैशाची प्राकृत, जिसकी हम चर्चा कर चुके प्रश्न में, पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। शौरसैनी प्राकृत, जिससे हिंदी का विकास हुआ, मथुरा और उसके निकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। मागधी प्राकृत मगध और पूर्वी प्रदेश में बोली जाती थी। अर्धमागधी प्राकृत अवध और काशी में बोली जाती थी। और महाराष्ट्री प्राकृत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महाराष्ट्र में बोली जाती थी। इस चार्ट को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे ताकि भाषा के संबंध में यदि इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आपका कोई गलत न होने पाए। आगे चलें। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 350। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 343(1) जो अनुच्छेद है उसमें ये बात, संघ, ये वाक्य इसी प्रकार से लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। एक बात और मैं आपको यहां बता दूं, देवनागरी लिपि, कई बार इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो आपको कंठस्थ कर लेना है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये एक और तथ्य है जो देवनागरी लिपि के विषय में जानना चाहिए। और एक और तथ्य है कि आपको यह पता होना चाहिए किस प्रकार की लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी वर्णात्मक लिपि है। ये भी आपको, ये 2 तथ्य आपको देवनागरी के विषय में ध्यान रखने हैं। आगे चलें। जन संचार के विषय में असंगत कथन छांटिए। जन संचार में प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है। जन संचार में ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। जन संचार माध्यम चलाने के लिए औपचारिक संगठन जरूरी है। जन संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है। हमें असंगत कथन छांटना है। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पत्र में भी हर बार मैं आपको यही बात कहती हूं क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर आप गलतियां करते हैं। तो डी विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जन संचार में प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है। ये बात तो दोस्तों जन संचार शब्द से ही स्पष्ट हो जाती है। कैसा संचार है, कैसी गतिशीलता है? जो जन के बीच है, यानी सार्वजनिक तो है ही। जन संचार में ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल का मतलब क्या होता है? जो दरवाजे पर खड़ा होता है, हर आने जाने वाले से पूछता है और अनावश्यक जो आने जाने वाले हैं उनको रोकता है। तो ऐसे ही जो संपादक होते हैं वे, और उप संपादक आदि जो भी क्षेत्रीय संपादक समूह जितना भी होता है वो सबके सब द्वारपाल का काम करते हैं जनसंचार में, क्योंकि वे जितनी भी सूचनाएं उन्हें प्राप्त होती हैं उन सब का ध्यान से अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं और ये निर्णय करते हैं कि कौन सी सूचना किस रूप में जनता तक जाएगी,
क्योंकि उनकी एक भूल जन विद्रोह भी उत्पन्न कर सकती है और अनेक प्रकार की और समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। तो उनके लिए यहां शब्द पत्रकारिता में इस्तेमाल किया गया है द्वारपाल। तो सच ठीक है ये कथन भी। जनसंचार माध्यम चलाने के लिए औपचारिक संगठन जरूरी है, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कथन असंगत है दोस्तों। जनसंचार में संचारक यानी सूचना प्रदान करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि कोई भी सूचना जनता को किसके माध्यम से मिलती है? अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के पत्रों के माध्यम से, या फिर आजकल इंटरनेट के माध्यम से मिलती है, यूट्यूब के माध्यम से मिलती है। यानी सूचना देने वाला और प्राप्तकर्ता को किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो प्रत्यक्ष संबंध उनका नहीं होता, उनका संबंध किसी न किसी माध्यम के जरिए होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। 7वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के विषय में सत्य कथन है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जैसे घटना का विवरण पहले पैराग्राफ में दिया जाता है। बी, किसी भी घटना को रेखीय एवं चित्र माध्यमों से समझाया जाता है। सी, घटना के विषय में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। डी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे अंत में दी जाती है। तो दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली क्या है, सबसे पहले तो आपको यह जानना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो पिरामिड क्या है? पिरामिड एक त्रिकोण आकृति है स्थापत्य कला की मिस्र की, उसी के आधार पर इसका नाम उल्टा पिरामिड। तो यदि हम त्रिकोण को उल्टा कर दें तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, यानी इसका मतलब हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले लिया जाएगा। क्रम इसी तरह से रखा जाता है, इसीलिए इस शैली का नाम उल्टा पिरामिड शैली है। आपको यह ध्यान रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जैसे घटना का विवरण सबसे पहले पैराग्राफ में दिया जाता है। और यह पत्रकारिता की बहुत ही लोकप्रिय शैली है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता को सबसे जल्दी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है, उसमें सहायता मिलती है। वरना अगर उल्टा पिरामिड शैली ना हो तो सबसे पहले घटना का विवरण दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका विस्तार किया जाएगा, फिर अंत में यह बताया जाएगा कि यहां पर ये कार्य हुआ, लेकिन उसका प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता। जब भी हम कोई लेख लिखते हैं तो हम पहले भूमिका बनाते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली उसकी बिल्कुल उल्टी होती है, इसीलिए इसका नाम उल्टा पिरामिड शैली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो उल्टा पिरामिड शैली के विषय में यह कथन बिल्कुल सही है। शेष सभी कथन गलत हैं, क्योंकि ना तो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे अंत में नहीं दी जाती, सबसे पहले दी जाती है, और किसी भी घटना को रेखीय एवं चित्र माध्यमों से नहीं समझाया जाता। चित्र दिए जाते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। आवश्यकता हो तो दिए जा सकते हैं, अन्यथा ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आगे चलें। समाचार लेखन के विषय में असंगत कथन है। समाचार में 6 ककार होते हैं। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से की जाती है उन्हें इंट्रो कहा जाता है। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी व लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। तो इसमें असंगत कथन हमें बताना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है दोस्तों कि समाचार में 6 ककार होते, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सब 6 ककार हैं ये, और इनके उत्तरों के माध्यम से ही, इनके क्रम के अनुसार ही समाचार लिखा जाता है। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल असंगत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रथम 4 ककार हैं उनका शुरुआत में ही उनका परिचय दे दिया जाता है, उनके उत्तर दे दिए जाते हैं। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से की जाती है उन्हें इंट्रो कहा जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, यानी समाचार जो घटना है, जो समाचार है, उसका परिचय प्रारंभ में किया जाता है। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है, इसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, क्योंकि यही कथन असंगत है। अब हम जान लेते हैं कि समाचार के 6 ककार कौन से हैं और उनका क्रम क्या है, ये आपको कंठस्थ करना है। कौन यानी कौन, क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे, ये 6 ककार हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके उत्तर समाचार में इसी क्रम से दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहां ककार की बात आती है, पहले 4 ककार, तो पहले 4 ककार का मतलब है ये 4 ककार। कौन था, क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, इनके उत्तर शुरुआत में जिसको इंट्रो कहा जाता है उसी में दिया जाता है, और उसके बाद क्यों हुआ और कैसे हुआ के जवाब दिए जाते हैं। आगे चलें।
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित माध्यमों के लेखन की विशेषता नहीं है? भाषा में सहज प्रवाह और तारतम्य की अनिवार्यता होती है। संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा एवं साहित्यिक शैली के प्रयोग पर बल दिया जाता है। आवंटित समय सीमा और स्थान के अनुरूप लेखन किया जाता है। भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर बल दिया जाता है। हमें क्या पता लगाना है? मुद्रित माध्यमों के लेखन की विशेषता नहीं है। कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है? मुद्रित माध्यम क्या है? जिसको अंग्रेजी में हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब पुस्तकें, ये सब मुद्रित माध्यमों में आती हैं। भाषा में सहज प्रवाह और तारतम्य की अनिवार्यता है, यानी अगर प्रवाह नहीं होगा और क्रमबद्धता, तारतम्य यानी निरंतरता, क्रमबद्धता, गतिशीलता, अगर ये नहीं होगी तो ये समाचार अच्छी तरह से किसी भी प्राप्तकर्ता को हृदयंगम नहीं हो पाएंगे, यानी वो समझ नहीं पाएगा। तो प्रवाह और क्रमबद्धता जरूरी है। संस्कृत में शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक शैली के प्रयोग पर बिल्कुल बल नहीं दिया जाता, क्योंकि समाचार को जानने के लिए उत्सुक एक आम आदमी भी होता है। संभव है कि वो उतना शिक्षित ना हो कि संस्कृतनिष्ठ भाषा को समझ सके, इसलिए ऐसी भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है जो उसको सभी लोग समझ सकें और जो प्रवाहमय और शुद्ध हो। आवंटित समय सीमा, आवंटित यानी जितनी समय सीमा मिली है समाचार के लिए, दूरदर्शन और रेडियो पर यह समय सीमा बोलने की समय सीमा होती है और लेखकों के लिए ये लिखने का स्थान की सीमा होती है। तो समय सीमा और स्थान के अनुरूप ये समाचार लिखे जाते हैं। भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर बल दिया जाता है, जो कठिन भी ना हो, जो संस्कृतनिष्ठ भी ना हो, जो सबकी समझ में आने वाले हों और जो आम बोलचाल के शब्द हों, लेकिन समाचार की सही सही अभिव्यक्ति करें, ऐसे शब्दों को का प्रयोग पर बल यहां दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट पत्रकारिता के विषय में असत्य है? समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में सरलता रहती है। अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहों का अभाव होता है। समाचारों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तीव्रता होती है। खबरों से संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। खबरों के होना चाहिए यहाँ। तो दोस्तों, समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में सरलता होती है, क्योंकि इंटरनेट के जैसा द्रुतगामी साधन अभी कोई है नहीं। अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहों का अभाव होता है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहें भरपूर होती हैं। तो यही कथन गलत है। समाचारों के बैकग्राउंडर तैयार होते हैं द्रुत गति से, क्योंकि इंटरनेट तीव्र गति से काम करता है। और खबरों के संप्रेषण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि यही इंटरनेट के विषय में असत्य कथन है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में सन 1993 में इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई थी, और इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन या डिजिटल पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। यदि इंटरनेट पत्रकारिता के स्थान पर परीक्षा में इनमें से कोई शब्द आए तो आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो, आप ध्यान रखें। तो ये सारे नाम आपकी स्मृति में रहने चाहिए। आगे चलें। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन गलत है? डायरी लेखन व्यक्ति निरपेक्ष होता है। डायरी में तात्कालिक संवेदनाओं की भावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। डायरी में लेखक की आंतरिक एवं बाह्य प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी लेखन में समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही कथन गलत है कि डायरी लेखन व्यक्ति निरपेक्ष होता है, क्योंकि डायरी किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाली साहित्यिक विधा है, जिसको पत्रकारिता में भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो डायरी लेखन व्यक्ति सापेक्ष होता है, व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता। बाकी सभी कथन सही हैं। डायरी में तात्कालिक संवेदनाएं, यानी जो डायरी लेखक है वो उस समय क्या महसूस कर रहा है, उनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति करता है, बिल्कुल सही है। डायरी में लेखक अपनी आंतरिक और बाह्य प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति करता है, यह भी सही है। और स्थान और समय का उल्लेख करता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो असंगत कथन हुआ ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। निम्नलिखित शब्दों को उनके सही संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पर शब्द दिए गए हैं, यहां संधि है और हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले इधर शब्द है मेघाच्छन्न, आत्मोत्सर्ग, देव्यर्पण, शयन और महेश्वर्य। तो दोस्तों, मेघाच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न यानी दीर्घ संधि हो गई। आत्मोत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग यानी गुण संधि हो गई। देव्यर्पण, देवी प्लस अर्पण यानी यण संधि हो गई।
शयन शे प्लस अन ये हो गई अयादि संधि, और महेश्वरे महा प्लस ऐश्वर्य ये हो गई वृद्धिकरण हो गया तो वृद्धि संधि। ये सारे स्वर संधि के भेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रम क्या रहेगा? 5 1 नहीं वेगाछन 4 4 1 और 5 4 1 5 3 2 ये क्रम रहेगा। 4 1 5 3 2 तो 4 1 5 3 2 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अब किस प्रकार से ये संधि हुई है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत भ्रमित रहते हैं संधियों में। तो देखिए मेघ आच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न यानी घ में अ है और ये आ है, अ प्लस आ इज इक्वल टू दीर्घ संधि में अ और आ के मेल से आ ही होगा, क्योंकि स्वर का दीर्घीकरण ही होगा, तो ये दीर्घ संधि हो गई। आत्मोत्सर्ग आत्म प्लस उत्सर्ग अ और उ, म का अ है। यदि किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं, फिर उसमें कोई स्वर नहीं होता, तो स्वर से रहित होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां म में कहीं भी हलंत नहीं है, इसका मतलब है इसमें अ है और यहां उ है ही, तो ओ हो गया यानी गुणादेश हो गया, तो गुण संधि हो गई। देव्य अर्पण, देवी प्लस अर्पण तो बड़ी ई है और यहां अ है, तो भिन्न स्वर आने पर ई का य हो गया, तो यण संधि हो गई, देव्य अर्पण हो गया। शयन शे प्लस अन, ए के बाद भिन्न स्वर आया तो अय हो गया, ए को अय हो जाएगा। संस्कृत के सूत्र एचो है वायाव्य से ये नियम बनता है, अयादि संधि हो गई। महेश्वरे महा प्लस ऐश्वर्य आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, वृद्धि संधि हो गई। तो इस प्रकार ये संधियां बनी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, संनियम, चतुष्पथ, अभिषेक। तो दोस्तों चतुष्पथ जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और शेष सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब आगे चलते हैं और इन शब्दों को किस प्रकार बने हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो चतु प्लस पथ विसर्ग संधि का एक नियम होता है दोस्तों कि ई और विसर्ग और उ और विसर्ग के बाद यदि क प म में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। तो यहां पर उ और विसर्ग के बाद प आया है, तो इसलिए यहां विसर्ग के स्थान पर चतुष्पद हो गया है, यानी मूर्धन्य श का आगम हो गया है। शेष तीनों शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण है। जगत प्लस अंबा जगदम्बा, सत प्लस नियम संनियम और अभि प्लस सेक अभिषेक। आगे चले। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। तो दोस्तों यहां ये सारे शब्द आपको लगेगा कि सभी में संख्या है, और हम अक्सर ये याद करते हैं कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। ये प्रश्न इसी बात को, इसी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से यहां तैयार किया गया है। तो यहां पर द्विगु समास केवल और केवल है बी विकल्प में, सप्ताह और शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये सप्ताह इसका विग्रह किस प्रकार होगा और अन्य शब्दों में द्विगु समास क्यों नहीं है, इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, सप्ताह और शताब्दी का यदि हम विग्रह करेंगे, कई बार विग्रह करना भी परीक्षा में आता है, तो सप्ताह का मतलब होगा 7 अहनों का समूह, अहन मतलब दिन। शताब्दी 100 अब्द, अब्द का मतलब है वर्ष, ये तो ब्रैकेट में ही लिख दिया है मैंने, तो 100 अब्दों का समूह यानी शताब्दी। तो यहां पर प्रथम पद संख्यावाचक है, दोनों शब्दों में प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है, इसलिए द्विगु समास है। अब बात आती है दशानन, दश है आनन यानी मुख है जिसके, यानी यहां पर दूसरा पद प्रधान नहीं है, प्रथम पद संख्यावाची है लेकिन दूसरा पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद यानी रावण प्रधान है, इसलिए यहां कौन सा होगा समास? बहुव्रीहि समास होगा। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार अव्ययी भाव समास होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। त्रिलोचन प्रथम पद संख्यावाची है, 3 नेत्र हैं जिसके, लेकिन तृतीय पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान नहीं है, यानी भगवान शिव, तो बहुव्रीहि समास होगा। 24, 4 और 20 द्वंद्व समास है का उदाहरण है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 24 में द्वंद्व समास है, द्विगु समास नहीं है। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला है जो विष्णु, तीसरा पद प्रधान हो गया, बहुव्रीहि। प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष
अक्षी आंखों के समक्ष है जो, यानी अव्ययी भाव, ये भी यथाशक्ति जैसा ही हो गया। अब आपको एक बिंदु द्वंद्व समास और द्विगु समास के विषय में क्या ध्यान रखना है, वो ये पॉइंट है दोस्तों, जिससे कि आपको ये गलती कभी नहीं करेंगे। 1 से 10 तक की जितनी संख्याएं हैं जिनके अंत में 0 और 9 आए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होती। यानी कौन से समास का उदाहरण होती है, या तो द्विगु या फिर बहुव्रीहि, क्योंकि तीसरा पद भी प्रधान हो सकता है, आपको यह ध्यान रखना है। शेष सभी संख्यावाचक शब्दों में द्वंद्व समास होता है। कैसे? जैसे 24 में 1 से 9 के बाद 24 में 4 और 20 यानी द्वंद्व समास हुआ। 25, 5 और 20, 30, 35, 30 और 5 इस तरह से होगा। तो आपको ये बिंदु हमेशा के लिए कंठस्थ कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि राष्ट्र की भक्ति गलत विग्रह है, इसका मतलब होगा राष्ट्र के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष है। तो आंसर हुआ बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय असंगत हैं? मारुति, मारुत प्लस ई, ग्रामीण, ग्राम प्लस ईन, बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस पा, मानव, मनु प्लस अ। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूल शब्द और प्रत्यय इस विकल्प में असंगत हैं। क्यों? क्योंकि इसका विच्छेद होगा मरुत प्लस ई, और क्योंकि भिन्न स्वर आया है उसके बाद, तो स्वर आने के बाद म का क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा, तो मारुति बनेगा। आपको यह ध्यान में रखना है। अब आता है ग्रामीण, ग्राम प्लस इन, बिल्कुल सही है। बुढ़ापा, आपको यह शब्द खास तौर पर ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार विकल्प में आपा प्रत्यय आता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, आपा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि शब्द मूल शब्द क्या है? बूढ़ा है। तो आपको ध्यान रखना है आ ढ़ा में ऑलरेडी पहले से ही शामिल है। मानव, मनु प्लस अ। प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे आखिर ये शब्द बन गया। तो देखिए, मानव शब्द को हम इस तरीके से समझ लेते हैं। क्या है ये? उ। इसके बाद क्या आ रहा है? अ। यण संधि का नियम क्या है? अयादि संधि का नियम क्या है? उ के बाद भिन्न स्वर आने पर उ के स्थान पर क्या हो जाता है? अव हो जाता है। ठीक है। अब प्रत्यय कौन सा आ रहा है? दो नियम लग रहे हैं इसमें। प्रत्यय कौन सा आ रहा है? अप्रत्यय और ई प्रत्यय, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनके प्रयोग होने पर शब्द के प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है, यानी म क्या बन गया? मा। तो क्या बन गया? मा, न, व, क्योंकि ऊ का और अ के साथ मिलकर के अब हो गया, तो शब्द बन गया मानव। तो आपको यह ध्यान में रखना है, मनु प्लस अ इज इक्वल टू मानव। और ये अपत्यवाचक प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्द अपत्यवाचक है, यानी मानव की हम संतान है, मनु की हम संतान है, और हम मानव कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ए दुकूल, वसन, कच्छ, कुंतल, गगन, शून्य, तट, मंदार। दुकूल भी वस्त्र है, वसन भी वस्त्र है, तो ये तो बिल्कुल परस्पर पर्यायवाची हैं। कच्छ भी बाल हैं और कुंतल भी बाल हैं, ये भी परस्पर पर्यायवाची हैं। गगन आकाश है और शून्य भी आकाश है, ये भी परस्पर पर्यायवाची हैं। लेकिन तट का मतलब है किनारा, और मंदार आंकड़े के वृक्ष को कहते हैं, इसलिए ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हुआ इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, उत्कर्ष, विकर्ष, सानुनासिक, निरनुनासिक। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। और विकर्ष का मतलब क्या होता है? अपने से अलग करना। जैसे आकर्षण होता है, उसका विकर्षण होगा विलोम शब्द। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। निम्नलिखित में से किसी विकल्प
किस विकल्प में वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? सबको एक सा देखने वाला समदर्शी, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो पहले हो चुका है भूतपूर्व, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। तो दोस्तों सबको एक सा देखने वाला यानी एक दृष्टि से देखने वाला समदर्शी है, ईश्वर को हम समदर्शी कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता बल्कि कृतज्ञ होता है। तो यही गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। जो पहले हो चुका है वो भूतपूर्व, और जो पहले कभी नहीं हुआ उसको कहते हैं अभूतपूर्व। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, और इसका विलोम हो गया दुराचारी यानी बुरे आचरण वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म है संप्रति, आज, संप्राप्ति, प्रत्यक्ष। व्याकरण, भाषाशास्त्र, वैयाकरण, रूप परिवर्तन, भित्ति, दीवार, भीति, भय, विपिन, आकाश, विपिन, विपन्न, दरिद्र। तो दोस्तों देखिए एक एक शब्द को समझते हैं। संप्रति का मतलब आज होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन संप्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों के सामने हो, संप्राप्ति का मतलब होता है अच्छी तरह से प्राप्त होना। तो ये गलत है, तो यानी ये तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म है नहीं। व्याकरण का मतलब भाषा शास्त्र होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वैयाकरण का मतलब रूप परिवर्तन नहीं होता बल्कि व्याकरण का विशेषज्ञ होता है, यानी जो बहुत अधिक अच्छे से व्याकरण को समझता है वही वैयाकरण कहलाता है। भित्ति, दीवार सही है, भीति, भय ये भी सही है, यानी यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। विपिन, विपिन का मतलब आकाश नहीं होता बल्कि जंगल होता है, और विपन्न का मतलब दरिद्र होता है, ये सही है। तो इस प्रश्न का यानी सही अर्थ वाला जो शब्द युग्म है वो है दोस्तों सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द अज का अर्थ नहीं है? ब्रह्मा, कमल, दशरथ के पिता का नाम और बकरा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रह्मा, दशरथ के पिता का नाम भी अज था और बकरे को भी अज कहते हैं संस्कृत में। तो इस प्रश्न, लेकिन कमल अज का पर्यायवाची नहीं है, अज का अर्थ नहीं है, इसलिए आंसर हुआ बी। अब हमको ये याद रखना है, अज शब्द बहुत ही कॉमन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो अज के दूसरे अन्य अर्थ क्या है? ये है बकरा। ब्रह्मा को भी अज कहते हैं, जीवात्मा को भी अज कहते हैं, दशरथ के पिता तो हैं ही, कामदेव भी अज हैं, शिव भी अज हैं, शक्ति भी अज हैं, ईश्वर भी अज है, एक ऋषि का नाम भी अज है, चंद्रमा भी अज है, सूर्य का रथ भी अज है और एक नक्षत्र का नाम भी अज है। इतने अर्थ हैं अज के, आप कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, पड़ोसी, त्योहार और अधीन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। त्योहार में एक मात्रा आएगी, ये शुद्ध है, वाल्मीकि शुद्ध है, पड़ोसी शुद्ध है, त्योहार अशुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, बिंदी रह गई है। मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई रह गया है। पुत्री पराये घर का धन होता है, वह छत पर बैठा है। तो देखिए अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य है। मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, ये भी शुद्ध वाक्य है। पुत्री पराये घर का धन होता है, ये बिल्कुल गलत है। वह छत पर बैठा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पुत्री पराया धन होती है। इसका शुद्ध रूप है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यही अशुद्ध वाक्य है। तो आंसर हुआ सी। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र और अधिसूचना। तो दोस्तों परिपत्र कहते हैं उसे, जो बहुत सारे विभागों को, कोई भी सूचना जब दफ्तरों में बहुत सारे विभागों को, व्यक्तियों को या विभागों की जो उप शाखाएं हैं उनको भेजी जाती है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको कैसे याद रखेंगे कि ये परिपत्र, ये परि शब्द का मतलब क्या होता है? परि एक उपसर्ग भी होता है, तो उसका मतलब होता है चारों ओर।
चारों ओर का मतलब हुआ हर दिशा में, बहुत सारी जगह। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिए, जिसको चारों ओर यानी बहुत सारी जगहों पर भेजा जाना है उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निम्नलिखित में से राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र है अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, अधिसूचना या परिपत्र। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिसूचना ही एकमात्र ऐसा पत्र है जो राजपत्र में प्रकाशित होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है नियमों के अनुसार कानूनी या वैधानिक स्तर पर किसी भी सूचना को संप्रेषित करना। तो आंसर हुआ सी। किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में पूछना क्या, लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से ही कार्य संभव है, हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना, जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर कोई अनुचित कृत्य सहना या देखना। तो दोस्तों भावार्थ का सही विकल्प हमको देखना है इसमें किसमें है किसमें नहीं है। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में पूछना क्या, बिल्कुल सही है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, यही अशुद्ध है, क्योंकि लकड़ी के बल बंदर नाचे का मतलब हुआ कि बंदर कब नाचता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि वो नाचेगा नहीं तो लकड़ी उस पर पड़ेगी, यानी डर से काम करता है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ होना चाहिए कि डर के कारण ही कार्य संभव है। इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का मतलब ये हुआ। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना, सही है। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर कोई अनुचित कृत्य देखना या सहना, बिल्कुल सही। तो आंसर हुआ इसका बी। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना प्रयास के लाभ होना, काम करने में शीघ्रता करना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, यानी जो गहरे पानी में डूबता है वही अनमोल रत्न प्राप्त कर पाता है, खोज पाता है। तो आंसर हुआ सी। दोस्तों आज तो एक बहुत ही मजेदार बात हुई। विक्रम ने ये 10वां प्रश्न यहां लगा दिया था, क्योंकि दूसरे सत्र में हमारे इस प्रश्न पर काफी जिज्ञासा और काफी आपत्ति रही बच्चों को, तो उसका सुझाव था कि इस पर स्पष्टीकरण किया जाए, और उसने ये लगा दिया और मैं भूल गई, और अचानक ये प्रश्न आया तो मुझे लगा कि आज के सत्र में ये रस का प्रश्न कैसे, तब उसने मुझे याद दिलाया कि इसका स्पष्टीकरण करना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपत्तियां हैं, वो आज शांत हो जाएंगी। आप ध्यान से इस बात को सुने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रसाभिव्यक्ति के कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के आंगिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि 5 भेद माने गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। ये कथन गलत है, और मैंने आपसे के सामने ये स्पष्ट भी किया था कि अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि भावम अनुभाव, यानी भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। आप समझ लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि भावों को जो उद्दीप्त करेगा, आश्रय के भावों को, जो आश्रय और आलंबन 2 होते हैं, ये आपको पता है। आश्रय कौन होता है? आश्रय वो होता है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आलंबन वो होता है जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और जब आलंबन विभाव यानी जिसको देखकर भाव जागृत हो रहा है, उद्दीपन यानी जो आलंबन है जिसको देखकर प्रेम का भाव जागृत हो रहा है, वो जो क्रियाएं करेगा ऐसी, यानी मान लीजिए कोई मधुर मुस्कान आपकी तरफ फेंके, या आपको मुस्कुराते हुए देखे, या प्यार भरी नजर से देखे, तो वो उद्दीपन विभाव होगा। उसकी वो क्रियाएं उद्दीपन विभाव होंगी। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। इसलिए आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाओं को अनुभाव नहीं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ये कथन गलत है। अब सबसे ज्यादा आपत्ति थी आपको इस कथन पर, अनुभाव के आंगिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि भेद माने गए हैं। तो दोस्तों इसके विषय में सही बात यह है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या मानी है। सत्यदेव चौधरी इसकी 4 की चर्चा करते हैं और मानसिक नहीं मानते। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मानसिक तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, ये कहां से आ गया। तो मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया दोस्तों, जो साहित्य शास्त्र है वही है। मैं इतनी ज्ञाता भी नहीं हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई और एक नया सिद्धांत खड़ा कर सकूं। दूसरी बात, इसके अलग अलग इसकी संख्या बताई गई है।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में केवल आंगिक और वाचिक दो अनुभवों की चर्चा की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भरत मुनि ने, जो कि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता हैं, काव्य शास्त्र के जन्मदाता हैं, उन्होंने स्वयं केवल दो ही अनुभवों की चर्चा की है। कौन कौन से? वाचिक और आंगिक। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के मत माने, और मैंने जो ये मत ग्रहण किया वो मैंने साहित्य कोश का जो पहला भाग है उससे किया। उसकी एक प्रिंट क्या, इसकी फोटो खींचकर मैंने यहां ऐड की है। आप ध्यान देंगे इस पर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, यानी अनुभाव की संख्या निश्चित नहीं है, तथापि इनके कायिक, मानसिक, आहार्य, वाचिक एवं सात्विक नामक भेद किए गए हैं। ये इन्होंने, यानी सर्वमान्य मत इन्होंने ये माना है। अलग अलग मत हैं इसके विषय में, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और यदि परीक्षा में आएगा तो 4 या 5 या 2, ये 3 ही संख्याएं प्रचलित हैं इसके विषय में। कोई 2 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है, कोई मानसिक को मानता है, वाचिक को नहीं मानता। एनसीईआरटी की बुक्स में यह भी देखने को मिला कि वो मानसिक को मान रहे हैं लेकिन वाचिक को नहीं मान रहे। तो अलग अलग मत हैं, भ्रमित बिल्कुल नहीं होंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। इन्हें शिंग, भूपाल तथा शारदा तनय, बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं, उन्होंने क्रमशः गात्रा, रंभानुभाव, इनके अनुभाव, संस्कृत के विद्वान है तो संस्कृत में लिखा है उन्होंने, गात्रा रंभानुभाव यानी शरीर की शारीरिक कायिक चेष्टाएं, मन या चित्तारंभाव यानी मानसिक चेष्टाएं, बुद्ध्यारंभार यानी बुद्धि के आधार पर, वाक यानी वाणी के आधार पर नाम दिया है, और सात्विकों का भाव के अंतर्गत पृथक रूप से वर्णन किया है। और उन्होंने सात्विक अनुभावों को अलग से, इनमें भी कायिक और मानसिक अनुभाव के अंगज, अयत्नज तथा स्वभावज नामक भेद किए गए हैं। यानी ये बात शारदा तनय ने भी स्वीकार की है कि मानसिक अनुभव होता है। इसके लिए इन्होंने रेफरेंस दिया है, देखिए सात्विक अलंकार, यानी शब्द साहित्य कोश में ही सात्विक अलंकार बिंदु के अंतर्गत इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। इनका केवल नायिका से संबंध बताया गया है, इसी कारण रूप गोस्वामी आदि ने इन्हें अलंकार की संज्ञा दी है। ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये इतने ही हमारे काम का था। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई भी भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 जो अनुभाव है वो सही है, 4 अनुभाव है वो भी सही है, और 2 अनुभाव है वो भी सही है। विकल्प में 2, 4, 5 एक साथ नहीं आएंगे। पहली बात, यदि आ जाएं तो हम उस पर दावा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी तरह का कोई भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जहां तक समझती हूं, साहित्य कोश को चुनौती देना संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आज का सत्र ये आखिरी सत्र है त्वरित दोहरान श्रृंखला का। हम पूरे पाठ्यक्रम पर एक सरसरी और गहरी पैनी नजर डाल चुके हैं। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत अधिक मार्गदर्शक और उपयोगी सिद्ध होंगे। परीक्षा के लिए भरपूर तैयारी कीजिए, धैर्य रखिएगा प्रश्न पत्र पढ़ते समय, बिल्कुल घबराएं नहीं, और धैर्यपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए सोच समझकर उत्तर चिन्हित करें। आपको सभी को मेरी ओर से परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, और बाद में किसी और सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्कार।